ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था अपना? लास्ट पॉइंट ये है कि जो ये ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ये ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, ये ऑफिसर्स किसके लिए काम करते हैं? यूनियन के लिए भी काम करते हैं और स्टेट कैडर के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना, ये इसके लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी क्या होता है, यूनियन क्या करेगा, इनको यूज़ करेगा किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट। ठीक, देखा गया है कि बहुत बार यूनियन ने यूज़ किया है ऑल इंडिया सर्विस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको स्टेट के अगेंस्ट। वहीं पर बहुत बार ऐसा देखा कि स्टेट इनको यूज़ करता है, यूज़ इसके अगेंस्ट। एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको मैं। बंगाल में अभी देखा था कि कुछ दिन पहले एक आईपीएस ऑफिसर को बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हो गया था, सीबीआई इंक्वायरी वगैरह हो रही थी, तो उसमें वो क्या है, स्टेट ने पेट्रोनेज दिया था उन वो जो ऑफिसर थे आईपीएस ऑफिसर, समझा क्या? और ये टारगेट किया जा रहा था कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट है जानबूझकर स्टेट की ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। तो वो वहाँ से आप समझ जाओगे अगर वो वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा तो, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या देखा कि भाई एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जब एक दूसरे से ये चीज़ें होती है, इसके कारण ये होता है कि जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, वीकेंस, समझा क्या? कमज़ोर हो जाता है। फेडरलिज्म का जो एक ढांचा हमारा देश में बना हुआ है वो कमज़ोर होता है जब एक दूसरे के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है, समझा क्या? तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें सेंट्रल सर्विसेज की, तो सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो भाई इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑल इंडिया सर्विस इन नेचर होता है ना। दे आर एक्चुअली ऑफ ऑल इंडिया नेचर, ठीक है। ये होते हैं बल्कि ऑल इंडिया नेचर के, बट इनको बोला नहीं जाता ऑल इंडिया, ठीक है ना। क्यों, कैसे? अब देखो इनको तो पूरे देश में ये मान लो कि भाई इंडियन रेलवे सर्विसेज है, ठीक है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, ठीक, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, ठीक है ना। फॉरेन सर्विसेज को अभी यहाँ पे साइड कर देते हैं क्योंकि इंडिया में काम नहीं करती, फॉरेन में करती है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब जैसे ये वाली जो सर्विसेज हैं इनको चांस मिलता है ना, दे गेट चांस टू सर्व पूरी कंट्री को अक्रॉस द जोन्स ऑफ कंट्री, ठीक, अक्रॉस द जोन्स ऑफ कंट्री, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है कि भाई ये तो पहली बात पूरे देश में काम करते हैं और ये कभी भी किसी भी रीजन बायसनेस नहीं होता इनके में, रीजन बायसनेस जो होती है वो नहीं होती, समझा क्या? सॉरी, यहाँ पे मिनिमम करना पड़ेगा। रीजन बायसनेस कैसी है, मिनिमम है। रीजन, किसी भी रीजन के प्रति बायसनेस नहीं होती। स्टेट इन पर कोई कंट्रोल नहीं करता, तो इसमें जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा था एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, समझना क्या? मतलब रीजन बायसनेस नहीं होगी, मतलब किसी भी रीजन के प्रति लॉयलिटी नहीं होगी, समझना क्या? और ये क्या करते हैं, ये ओवरऑल कंट्रोल में किसके रहते हैं, ओवरऑल कंट्रोल यूनियन के, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है। और हमेशा किसको रिपोर्ट करते हैं, ऑलवेज रिपोर्ट टू यूनियन, ठीक है। वेरियस जोन में काम करते हैं, यूनियन के अंडर में काम करते हैं स्टेट। अब देखो भले ये मध्य प्रदेश में है भाई, एक यहाँ पे मान लो एक इनकम टैक्स ऑफिसर होगा कोई बड़ा सा कमिश्नर लेवल का, ठीक है, भले वो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, लेकिन वो कौन से, वो काहे में वो होगा कौन, वो एक सेंट्रल सर्विसेज का ऑफिसर है, मतलब वो अंडर पूरा कंट्रोल किसके में काम कर रहा होगा, यूनियन के। जो यूनियन बोलेगी वैसे ही काम करेगा। अब इस ऑफिसर का फिक्स तो है नहीं कि आज यहाँ है कल दूसरे स्टेट में जा सकता है वो, समझा क्या? आज यहाँ है कल यहाँ पे आ गया,
इसीलिए इनके अंदर कोई भी रीजन को लेकर के बायसनेस नहीं होती। ये सारे के सारे स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी बनाते हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। इसलिए बेटर होता है इनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज में बोलें, लेकिन हम किसको बोलते हैं, वो वाले जो अभी देखा था आईएएस वगैरह, ठीक है ना, आईएएस आईपीएस, ठीक है ना। बट उसमें अभी हमने क्या समझा कि भाई उनका तो देख लिया हमने क्रिटिसिज्म की, क्यों वो मिसनॉमर है, समझना क्या। तो आप इसमें कंक्लूजन में ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, एक जो सेंट्रल सर्विसेज है उनको हम बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा तरीके से उसमें वो वर्ड ठीक बैठता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देख लो। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेज बोल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेज, ठीक, सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया सर्विसेज की भी बात करेंगे और उसकी भी। अभी हम नॉर्मल, पहले नॉर्मल सर्विसेज देखेंगे। 3 तरीके की जो सर्विसेज पड़ी थी ना, तीनों की ही बात कर रहे हैं। फिर स्पेसिफिक एक ऑल इंडिया सर्विसेज का देखेंगे, ठीक है ना। आते हैं पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, आर्टिकल 309 क्या बोलता है, समझना अच्छे ध्यान से। आर्टिकल 309 ये बोलता है, ये किसको एम्पावर करता है, ये एम्पावर करता है किसको, दोनों को, फिर पार्लियामेंट को भी एम्पावर करता है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी एम्पावर करता है। काहे से रिलेटेड एम्पावर कर रहा है ये, कि भाई आपके पास पावर होगा, पावर टू रेगुलेट किसको, ये जो भी सर्विसेज हमने दी है, ठीक, सुनना क्या मतलब। अब वो डिपेंड करेगा कि स्टेट सर्विसेज है कि यूनियन सर्विसेज है कि ऑल इंडिया सर्विसेज। यूनियन सर्विसेज हमने देख लिया कौन रेगुलेट करता है, ऊपर से ही रेगुलेट होता है वो। स्टेट सर्विसेज स्टेट करती है, ठीक है ना। अब ये रेगुलेट जो करेगा, ये रेगुलेट में क्या क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट 2 चीज को करता है। पहले को मैं बोल रहा हूँ रिक्रूटमेंट, और दूसरे को मैं बोल रहा हूँ ये रेगुलेट करता है सर्विस कंडीशन को, सर्विस कंडीशंस। आप समझते हैं ये रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, किस किस चीज़ को ये इंक्लूड करता है। अब जब मैं रिक्रूटमेंट बोलूँगा तो भाई इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो, रिक्रूटमेंट मतलब हो सकता है अपॉइंटमेंट रिलेटेड सारे मैटर्स, अपॉइंटमेंट इंक्लूड करता है, सिलेक्शन इंक्लूड करता है, डेपुटेशन इंक्लूड करता है, प्रमोशन इंक्लूड करता है, ठीक, ट्रांसफर इंक्लूड करता है। ये सारी चीज़ किस में आ गई, रिक्रूटमेंट का मतलब है, ठीक है ना। अब मैं जब सर्विस कंडीशन बोल रहा हूँ तो उसका क्या मतलब ले रहा हूँ मैं, सर्विस कंडीशन क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है। तो सर्विस कंडीशन का मतलब यहाँ पर है, सर्विस कंडीशंस का मतलब है यहाँ पर जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको पे, कितनी सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलता है, ये सब सर्विस कंडीशन में आता है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट्स, भाई उसका इंक्रीमेंट्स जो बढ़ता है ना, कि भाई समय समय में वो कितना उसको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, ये सब काहे में आता है, सर्विस कंडीशन में आता है। नेक्स्ट, लीव, छुट्टी वगैरह उसकी क्या, कैसे उसको छुट्टी मिलेगी, क्या होगा, ये सब काहे में कहलाएगा, सर्विस कंडीशन में करे, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्या बोल रहा हूँ मैं, टेन्योर, टेन्योर भी इसमें आएगा, टर्मिनेशन भी इसमें आ जाएगा। उसके मान लो टर्मिनेट कर दिए, भाई आप काम नहीं करोगे अब से, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे कि सस्पेंड जब कर देते हैं ना, डिसिप्लिनरी एक्शन जिसमें पनिशमेंट कर दी है कि भाई आपको पनिश कर किया जाता है, वो सब काहे में आता है, सर्विस कंडीशन में ही आता। पेंशन, ये भी काहे में आएगा, सर्विस कंडीशन में आएगा। पीएफ वगैरह जो कटता है सब इसी में आएगा। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट जो होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जो, वो सब काहे में आएगा भाई, वो इसीलिए आपको दिए जा रहे थे ना कि आपकी सर्विस ऐसी थी, तो ये सब सर्विस कंडीशन में इंक्लूड होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये किसको, अब ये सारे सर्विस कंडीशन, जैसे स्टेट की सर्विस कंडीशन होगी तो कौन रेगुलेट करेगा, स्टेट रेगुलेट करेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज होगी तो पार्लियामेंट करेगा। यूनियन सर्विसेज होगी जिसको सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं तो वो ये रेगुलेट, ये आ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर किसको रेगुलेट करेगी, पावर करेगी, इसको हम बोल रहे हैं स्टेट सर्विसेज को, ठीक है ना। ये सब हमने देख लिया था ना, बस उसको अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई एकदम एक लिंक बन जाए आपके दिमाग में। क्लियर है ये बात।
अब समझ में आ गया ना। जब मैं रिक्रूटमेंट की बात करूंगा, कहीं पे भी लिख रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट को कंट्रोल करती है, सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करती है, तो समझ जाना रिक्रूटमेंट में ये सारी चीजें आ गई आप, ठीक है ना। सर्विस कंडीशन में ये चीज भी इंक्लूड करता है, ठीक है ना, प्रमोशन और ट्रांसफर, क्लियर है, ये दोनों भी इंक्लूड करता है, ये मत समझना कि इसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक, पैरेलल हो सकती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, देखो क्या बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूं मैं, देखो इसी प्रोविजन के अंदर क्या है, अंडर प्रोविजन अभी बताया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। उसके साथ ये दोनों को एक पावर और दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, आप इम्पोज कर सकते हो, कैन इम्पोज क्या, रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई आप अपनी सर्विस कंडीशन में कुछ, जैसे कि आप रेगुलेट करते हो, समझा गया ना, ये सर्विस कंडीशन को, तो आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शंस काहे से रिलेटेड होंगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि भाई इनको कुछ फंडामेंटल राइट्स को हम नल कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। देखो ये है ऑफिसर्स, ये है ऑफिसर्स, इनके पास है क्या, फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वैसे इनके पास भी फंडामेंटल राइट्स, बट इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके इसके फंडामेंटल राइट्स को हम बैरियर लगा सकते हैं। ये क्या है आपका, बैरियर है, बैरियर है मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ऐसा क्यों लगा रहे हैं हम रिस्ट्रिक्शंस, ये आपके फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए, ऐसा इसलिए लगा दिया गया ये रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज कंडीशन में सीक्रेसी चाहिए हमको, समझ में आ गया, सीक्रेसी चाहिए। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट है बोलने का तो आप जाकर के कहीं भी कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि भाई कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे इंटेलिजेंस सर्विसेज में कल को आप जाओगे और वहाँ की इंफॉर्मेशन आप बाहर लीक कर दोगे, तो फिर क्या मतलब, ऐसे में तो फिर हर ऑफिसर बोलने लगे कि मेरा फंडामेंटल राइट था इसलिए मैंने लीक कर दिया। नहीं, कुछ सर्विसेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज, कुछ डिसिप्लिन के लिए, जैसे मान लो कि भाई लगता है कि आप पुलिस ऑफिसर्स हो, अगर आप ही प्रोटेस्ट करने लगोगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा, इसीलिए डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए आपका जो है, जैसे पुलिस वाले कभी भी नहीं देखोगे प्रोटेस्ट करते हैं, अभी रिसेंट एक एग्जांपल देखने को मिला था, बस समझना क्या, बाकी उसमें भी उनकी बहुत आलोचना हुई थी, बहुत लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट आपको दिख जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ एकदम रूल्स के अगेंस्ट होता है वो सब चीज, ठीक है, सीक्रेसी, डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारी जगह को हमको इम्पार्शियलिटी रखनी पड़ती है, तो उसलिए भी हमको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, बहुत जगह हमको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत जगह हमको एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है ना, बहुत जगह हमको न्यूट्रलिटी चाहिए, कि भाई आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ऐसा होगा जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, कल को आप बोल दो कि भाई मैंने इसके पक्ष में इसलिए काम किया क्योंकि ये वाला इसका पर्टिकुलर रिलीजन था और उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, तो उस आधार पर आपको डिसाइड नहीं करना है। आपको पता है था ना कि हम जो भी डिसाइड करते हैं वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है ना, वो सारे, और न्यूट्रलिटी तो अभी पढ़ ही लिया हम लोगों ने, सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। पार्लियामेंट ने, देखो हर स्टेट ने अपने अपने सर्विसेज के लिए तो लगा ही दिया है, पर अब कितने स्टेट का आप पढ़ोगे, तो हमको क्या करना है, यूनियन का देखना। पार्लियामेंट ने कुछ बनाया है क्या, हाँ, सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए है ये, ठीक है ना। रेलवे सर्विसेज के लिए अलग से है, रेलवे सर्विसेज के लिए अलग से कंडक्ट रूल्स है, ठीक। सिविल सर्विसेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कोड्स हैं, रूल्स हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया है और जिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है उन्होंने, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स पर। क्लियर है ये बात, क्या बोला मैंने, समझ में क्या, क्लियर है, क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, कौन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता हूं, देखो ये है सेंट्रल की सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज, ठीक, और ऑल इंडिया सर्विसेज भी ले सकते हो आप,
अभी ऐसा बोल रहा हूँ, अभी के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, देखो अभी के लिए मैं बोलूँ सेंट्रल सर्विसेज का मतलब यहाँ पर है डिफेंस भी इंक्लूड कर रही है, डिफेंस सर्विसेज, ठीक है ना, या इसको सेंट्रल सर्विसेज ना लिख करके मैं लिख देता हूँ सर्विसेज लिख देता हूँ, ऑफ सेंटर लिख देता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। सर्विसेज ऑफ सेंटर, ये सेंट्रल सर्विसेज वो वाला मत समझ लेना, IRS समझ में, IFS वो वाला, वो सब कुछ इंक्लूड कर रही है, ये ब्रॉड बता रहा हूँ, ब्रॉड सेंस में इसको समझो। डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, ये सब की बात कर रहा हूँ, ये सारे काहे में हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं। अब इनका हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं कि टेन्योर, इनमें जो लोग काम करते हैं ना, जो भी ऑफिसर्स इनमें काम करते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, तो उनका टेन्योर कितना होता है, अगर आपसे मैं पूछूं सेंट्रल है तो याद रखना है आपको ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, समझा क्या, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, समझा क्या। और यही चीज अगर मैं बोलूं, यही चीज सर्विसेज होगा, सर्विसेज ऑफ स्टेट, तो क्या हो जाएगा, इसका टेन्योर कितना होगा, तो यहां पर आ जाएगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, समझा क्या, ठीक, बोलो क्लियर, ठीक है। मतलब क्या है, ये अपनी सर्विस पर कब तक रहेंगे, काहे पे डिपेंड करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और प्लेजर ऑफ द गवर्नर। स्टेट सर्विसेज है तो ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर हो जाएगा, यूनियन सर्विसेज है तो फिर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब समझो क्या बोल रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस है इसके, देखो अभी हमने देखा कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस काहे के, एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, कौन सा रूल, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाला, ठीक। क्या एक्सेप्शंस है, पहला देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या कर सकते हैं, ये प्रोवाइड कर सकते हैं, मे प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कब, अब देखना ये मैंने लिख दिया हेडिंग, अब दो कंडीशन बता रहा हूं मैं तुमको। अभी हमने क्या दिखा कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, बट बीच में आपको हटाया जा सकता है, अगर उस केस में अगर आपको हटा दिया गया तो फिर उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोल रहे हैं हम क्या कि भाई वो आपको उस केस में कंपनसेशन दिया जाएगा, समझा रहे, कंपनसेशन दिया जाएगा कब, देखो पहला केस, पहला केस अगर जिस पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, समझा क्या, और वो पोस्ट को हमने खत्म कर दिया, समझे क्या, मान लो कि आपको आईएएस के पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया और आईएएस की पोस्ट 10 साल बाद आज से जाकर के खत्म हो गई, समझा क्या, और आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 20 साल का था, मतलब समय से रहने 20 ले लो 30 ले लो, मान लो कोई भी सर्विसेज है, मान लेते हैं एक सर्विस है एक्स, समझा क्या, इस सर्विसेज में आपको अंदर लिया गया था, ये सर्विसेज का टेन्योर था मान लो भाई 30 साल की सर्विसेज थी इसमें, ठीक, और आपको यहाँ पर एंट्री मार, आपने एग्जाम निकाला, आपने सब कुछ किया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब क्या हो गया, आज से 5 साल बाद ऐसी जरूरत पड़ गई कि भाई इस सर्विसेज की हमको लग रहा है कि इस सर्विसेज की अब जरूरत ही नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो सर्विस थी एक्स इसको एबॉलिश कर दिया, है ना, इसको एबॉलिश कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे, आपका तो काम हो गया ना, तो इसीलिए इस केस में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये पोस्ट इज एबॉलिश्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, ठीक, तो इस केस में आपको क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक, क्लियर है ना, बोलो बोलो क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो मान लो कि कोई, ये आपका टेन्योर था, ठीक है ना, आपका मान लो उस सर्विसेज के लिए आपका टेन्योर था, मान लेते हैं वही एक्स सर्विस है, ये एक्स सर्विस है,
इसमें आपका टेन्योर हो गया। अब आप इस पे काम कर रहे थे, अब आपको कैसे भी करके इसको छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, आपको रिक्वायर्ड टू वेकेट, ठीक है ना। और वो रीजन क्या है, इसका रीजन जो है वो मिसकंडक्ट नहीं है, समझना क्या, रीजन इज नॉट मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट की वजह से अगर आपको हटाया जाए तो फिर तो आपकी गलती है ना, आपने कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए आपको हटाया गया है। बट मान लो कि इस सर्विस में आप काम कर रहे थे और आपने कुछ गड़बड़ भी नहीं किया, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको इस पोस्ट को आपको छोड़ना पड़ जाएगा, तो उस केस में भी आपको कंपनसेशन दिलवाने का प्रोविजन है, समझा क्या बात। पहला केस क्या बताया कि भाई मान लो वो पोस्ट ही खत्म कर दी गई, तो अब आप क्या करोगे अब पूरे समय, तो इसलिए आपको कंपनसेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, आपको अपनी पोस्ट को छोड़नी पड़ रही है उस रीजन के कारण जिसमें आपका कोई भी मिसकंडक्ट ही नहीं है। जब मिसकंडक्ट नहीं है मतलब भाई उनकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई होगी तब आपको छोड़ा जा रहा है, तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देने का प्रोविजन है, समझा क्या, ठीक है। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि इस पोस्ट को आपने इससे भी छुड़वा दिया, ठीक है ना, यहाँ पर आपने मिसकंडक्ट की वजह से भी, मिसकंडक्ट होता तो छुड़वाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मिसकंडक्ट भी नहीं होने के लिए है और आपने इस पोस्ट को भी एबॉलिश कर दिया। ये दो केस में अगर आप जाते हो इन दो केस के लिए तो आपको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये चीज हमने समझ ली कि भाई इसके ये दो केस में हमको क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब सेफगार्ड क्या है, सेफगार्ड टू सिविल सर्विसेज। सेफगार्ड टू सिविल सर्विसेज मतलब इनकी सिक्योरिटी कैसे होती है, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी अभी देख लिया हम लोगों ने कि भाई इनको ऐसा हटाना आसान नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे और गवर्नर नहीं चाहेंगे तब तक इनको हटाया नहीं जा सकता। तो बट इनके लिए मैंने क्या बताया कि भाई इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अभी देखे थे हम लोगों ने, भाई आपकी पोस्ट को एबॉलिश की जा सकती है, ठीक है ना, और क्या किया जा सकता है, अगर आपने मिसकंडक्ट नहीं किया है तब भी आपको हटवाया जा सकता है, उसके अलावा आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस और बता रहा हूं मैं, ये हैं, याद रखो इसको क्या बोल रहा हूं, ये हैं रिस्ट्रिक्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अभी ये जो प्लेजर हमने पढ़ा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की, वो कब तक एंजॉय करते हैं अपना, जब तक प्रेसिडेंट और वो चाहते हैं गवर्नर, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, समझना क्या, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर। कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं अब देखते हैं इसको, ठीक। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो दो सेफगार्ड दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टू सेफगार्ड्स फॉर सिविल सर्वेंट, काहे के लिए, अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, मतलब जबरदस्ती में आप पर, आपकी सर्विस पर कोई हावी ना हो, इसलिए मतलब ऐसे बिना रीजन के ही आपको कोई ना हटा दे, समझना क्या, कि मन कर रहा है तो हटा दे, उसके लिए कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, समझना क्या। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पहला समझना, पहला सेफगार्ड क्या है, फिर इसी में रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे, एक्सेप्शंस क्या है, पहले दो कंडीशन समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो मान लो सिविल सर्वेंट को आपको हटाना है ना, तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, इस सिविल सर्वेंट को आप तब तक नहीं हटा सकते, समझना क्या, पहली बात समझो, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई इस सिविल सर्वेंट को हम तब तक नहीं हटा सकते जब तक इसके लिए हमने एक इंक्वायरी नहीं बैठाई होगी, प्लस उस इंक्वायरी में इस सिविल सर्वेंट को हमने क्या नहीं किया होगा कि भाई इसको पूरा उसका चांस दिया होगा, आप अपना पक्ष रखने के लिए चांस, उसका पूरा हियरिंग हुई होगी, मतलब उसका उसने पूरा पक्ष अपना रखा होगा, उसकी बात सुनी गई होगी, इसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, ये बोला जा रहा है, समझा क्या। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन नॉट बी या तो डिसमिस्ड या फिर रिमूव्ड या फिर उसका डिमोशन हुआ हो, समझा क्या, जिसको बोल रहे हैं हम रिड्यूस्ड टू रैंक, रिड्यूस्ड इन रैंक, ठीक है ना, ये सब हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट, कुछ कंडीशन में बस कर सकते हो आप, समझा क्या? ऐसे ही जबरदस्ती में नहीं कर सकते हम, लेकिन कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं आफ्टर एन इंक्वायरी। इंक्वायरी बिठा करके हम ये सब चीजें कर सकती है। एक इंक्वायरी बैठी हो, इंक्वायरी में उसको, और ये इंक्वायरी बैठाने के बाद उस व्यक्ति को इन्फॉर्म किया गया होगा, ठीक है ना, इन्फॉर्म्ड द सिविल सर्वेंट, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि भाई आपको, आपके खिलाफ इंक्वायरी है, आपके खिलाफ चार्जेस है, अबाउट चार्जेस, कि आप पे ये चार्जेस लगे हुए हैं, इसलिए हम ये इंक्वायरी बैठा रहे हैं, आपको पूरा चांस दिया जाएगा, समझा क्या? यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं, उसको पूरा क्या कर दिया जाएगा, गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड विथ रेस्पेक्ट टू चार्जेस, मतलब जो भी चार्जेस लगे हैं उस पर, उसको पूरा चांस दिया जाएगा कि आप क्या करो, अपना पक्ष रख सकते हो, समझ में आ गया? आप अपना पक्ष रखो, आप पे ये चार्जेस लगे हैं, आप अपना पक्ष रखो, फिर बाद में हम देखेंगे, समझ में क्या? ये पहला कंडीशन है, ठीक, क्लियर है? बोलो क्लियर है तो आगे बढ़े जल्दी से। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट लेते हैं इसको, ठीक है ना, इसका रिमूवल, इसका डिसमिसल, इसका जो भी आप वो करते हो, जिसको बोल रहे हैं हम रिड्यूस टू रैंक, ये सब करेगा कौन? ये सब वही अथॉरिटी, मान लो कि भाई ये एक सिविल सर्वेंट है, ये एक सिविल सर्वेंट है, इसको एक्स ने अपॉइंट किया है और ये वाई है, एक्स सीनियर है और वाई जूनियर है, ठीक है ना, और मान लो कि इस व्यक्ति को किसने अपॉइंट किया था, एक्स ने, तो भाई इसको जब ये सारी चीज रिमूवल, इसका डिसमिसल, इसका रिड्यूस टू रैंक, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं कर सकती जो इससे जूनियर होगी, समझ में आ गया? क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? सिविल, इनका ये सब कौन नहीं कर सकता, कैन नॉट बी डन बाई एन अथॉरिटी subordinate to that by which he was appointed। समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? मान लो कि भाई मेरे को एक राजू नाम के व्यक्ति ने अपॉइंट किया, ठीक है ना, राजू क्या है, राम से सीनियर है, तो फिर मेरे को अब कोई भी व्यक्ति रिमूव नहीं कर सकता, डिसमिस नहीं कर सकता और रैंक में रिड्यूस नहीं कर सकता, जो भी राजू से क्या होगा, नीचे का होगा, मतलब उससे अगर जूनियर है तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते? मान लो ये एक ऑफिसर है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिसर है, इसको किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने, तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर पीएम, ये सब चीजें नहीं कर सकती, इसको रिमूव भी नहीं कर सकते, डिसमिस भी नहीं कर सकते, रिड्यूस टू रैंक भी नहीं कर सकते, समझ गया? क्योंकि कौन सी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट, तो या तो प्रेसिडेंट इसको हटाएंगे या फिर इससे ऊपर वाली अथॉरिटी, समझ गया? क्लियर है? ठीक, अब ये दोनों प्रोविजन है, ये जो मैंने बोला अबोव प्रोविजंस, ये काहे पर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल तो है, एप्लीकेबल टू, देखो किस पे सेंट्रल सर्विसेज के जो होंगे उनकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल सर्विसेज पर एप्लीकेबल होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज पर एप्लीकेबल होगा, जो सिविल सर्वेंट होंगे स्टेट सर्विसेज के, और स्टेट सर्विसेज इन पर एप्लीकेबल है, देखो इधर पे मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इस पर एप्लीकेबल, इस पर एप्लीकेबल, इस पर एप्लीकेबल, बट नॉट एप्लीकेबल टू किसको, डिफेंस सर्विसेज जो होती हैं, डिफेंस सर्विसेज से जो दोनों भी अभी ऊपर के 2 पॉइंट जो बताया ना, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता, समझना क्या? ठीक,
क्लियर है ना? डिफेंस सर्विसेज पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रट्टा मार लेना आप, ठीक है ना? इन पर एप्लीकेबल होगा इनका, ये 2 पॉइंट जो भी पढ़ा अभी, पहला और सेकंड पॉइंट जो पढ़ा ना, ठीक है ना, वो दोनों ही पॉइंट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, फर्स्ट पॉइंट मतलब कौन सा, इंक्वायरी वाला, इंक्वायरी वाला पॉइंट जो था, ठीक है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता, कब, इज नॉट एप्लीकेबल, उसका एक्सेप्शन है इन, ये जो 2 केस मैं तुमको बता रहा हूं, मतलब 3 केस ले लेते हैं, इन फॉलोइंग केसेस, समझ में क्या, फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या ले रहा हूं मैं भाई, इन 3 केसेस में इंक्वायरी कराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मान लो कब कब, जब व्हेन प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ऐसा लगता है कि भाई अभी इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी जुड़ गया है, तो इंक्वायरी कराने का अभी जरूरत नहीं है, समझना क्या, हम इसको अभी इंक्वायरी नहीं करवा सकते, तो उस केस में हमको इंक्वायरी नहीं करवाना पड़ेगा, समझना क्या। पहले क्या बोल रहा है वो, बिना इंक्वायरी के हम उनको नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दे रहा है कि भाई 3 एक्सेप्शंस दे रहा है कि भाई इस केस में इंक्वायरी कराना जरूरी नहीं है, कब कब, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर को सेटिस्फाइड हो गए, वो सेटिस्फाइड दैट, क्या सेटिस्फाइड हो गए कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी एक कारण हो रहा है, सिक्योरिटी के कारण हम इंक्वायरी नहीं करा सकते, तो उस केस में हमको इंक्वायरी कराने की जरूरत नहीं, समझना क्या, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का रीजन लेकर के प्रेसिडेंट और गवर्नर बोल सकते हैं कि भाई अभी इंक्वायरी करने आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उनको सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो, तो उस केस में हम कर सकते हैं, समझना क्या, इस केस में नो नीड फॉर सच इंक्वायरी, ठीक, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट सेकेंड केस क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये अथॉरिटी है, इसके पास पावर है, मतलब ये कौन सी अथॉरिटी है, जो उसको हटा सकती है, एम्पावर्ड टू डिसमिस, वो वाली अथॉरिटी, या फिर रिमूव, जैसे प्रेसिडेंट इस केस में समझ लो, प्रेसिडेंट आपको डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आपको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस इन रैंक, है ना। उस अथॉरिटी को ऐसा लगता है, इस अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी आपको हटाने वाली है या रिमूव करने वाली है, उसको ऐसा लगता है सेटिस्फाइड दैट, ठीक है, कि अभी इंक्वायरी करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, समझ में, एक तो सिक्योरिटी रीजन बताया था मैंने अभी, समझ में, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा रीजन क्या बोल रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि भाई इंक्वायरी करवाना तो चाहिए था, है ना, रिमूव करने से पहले, बट अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो कि भाई अभी जैसे कोरोना आउटब्रेक चल गया, है ना, कोरोना आउटब्रेक चल गया, अब इस केस में अगर किसी को सस्पेंड करना है और उसके खिलाफ अगर इंक्वायरी बैठाते, तो भाई उसको इतने सारे डेस्क वगैरह पे घूम घूम करके जांच वगैरह करना पड़ता, बट कोरोना का अभी लॉकडाउन लगा है, तो ऐसे सब कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था ना ये, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि भाई अगर उसको ऐसा लगता है इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल टू होल्ड सच इंक्वायरी, ठीक है ना, टू होल्ड सच इंक्वायरी, तो फिर उस केस में, इस केस में क्या हो गया, नो नीड टू कंडक्ट इंक्वायरी, समझा गया, इस केस में इंक्वायरी लेने का जरूरत नहीं, क्लियर है बात। ठीक है, बोलो समझ में क्या। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो ये एक सिविल सर्वेंट था, सिविल सर्वेंट है ये, इसने कुछ ऐसी हरकत कर दी, समझ में क्या, इसने कुछ ऐसा कंडक्ट कर दिया, कंडक्ट, ठीक है ना, कंडक्ट मतलब कोई भी ऐसा काम कर दिया जिसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है क्रिमिनल, जिसके कारण इन पर क्रिमिनल चार्जेस लग गए,
समझा गया, इनमें क्रिमिनल चार्जेस लग गए। अब उस कंडक्ट के कारण समझा गया कि भाई इसमें क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं, समझा गया, और इसको क्रिमिनल चार्जेस सिर्फ लगे नहीं है, इसको कन्विक्ट कर दिया गया। कन्विक्ट मतलब भाई दोष सिद्ध कर दिया गया, समझा गया। अब उसका क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, उस पर कन्विक्टेड कर दिया गया उसको, समझा गया। अब इस कन्विक्शन के कारण उसकी नौकरी चली गई, समझा गया। इस कन्विक्शन के कारण क्या हुआ, इस कन्विक्शन के कारण क्या हो रहा है, लेड टू कुछ भी कर सकता है, नौकरी भी जा सकती है, या फिर हम बोल रहे हैं डिसमिसल, रिमूवल, या फिर रिड्यूस इन रैंक। ठीक, ये केस हो गया। मतलब ये सिविल सर्वेंट था, इसने कोई कंडक्ट कर दिया, उस कंडक्ट के कारण इस पर क्रिमिनल चार्जेस लग गए, क्रिमिनल चार्जेस के कारण ये कन्विक्शन हो गया, समझा गया, कन्विक्शन सिद्ध हो गया, मतलब कन्विक्टेड हो गया। तो फिर इस केस में मान लो इस केस के कारण उसको डिसमिस कर दिया गया हो, या रिमूव कर दिया गया हो, या फिर रिड्यूस कर दिया हो रैंक के लिए, तो इस केस में क्या अब इंक्वायरी कराने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कन्विक्शन हो गया, तो क्या इंक्वायरी करवाएगा अब। तो इस केस में क्या होता है, नो नीड टू कंडक्ट इंक्वायरी, समझा क्या, ठीक है ना। इस केस में हमको इंक्वायरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, रहते ना। अब देखो हम कर रहे हैं अब नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सर्विसेज से रिलेटेड हमने देख लिया था ना, है ना, सर्विसेज के कर लिए थे अपन ने। अब एक लास्ट टॉपिक है जो आपका बचा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया है ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 किससे डील करता है, ऑल इंडिया सर्विस, डील्स विथ ऑल इंडिया सर्विस। ठीक, अब यहाँ पे समझो ये क्या बोलता है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि जो पार्लियामेंट होगी ना, पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है, समझ में आ गया, कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, समझ में आ गया। तो पहली बात याद रखना कि कौन क्रिएट करता है ऑल इंडिया सर्विस, तो पार्लियामेंट क्रिएट करती है, समझ में आ गया। यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है सिर्फ ये वाला नहीं कि जो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज होता है, एग्जीक्यूटिव सर्विस तो समझ गए ना आप, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के साथ साथ ये जुडिशियल सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड होता है, मतलब कल को हम ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव सर्विस, कल को हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में क्या। अब देखो ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी इंक्लूडेड है इसमें, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्रिएट तो करेगी पार्लियामेंट, लेकिन इसके साथ कंडीशंस अटैच हैं। वो कंडीशंस क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये फुलफिल होना चाहिए, तभी ये पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है। क्या फुलफिल होना चाहिए, बोलता है कि ये तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पासेस रिजोल्यूशन, ठीक है, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी। ठीक, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी, और उस रिजोल्यूशन को वो पास करेगी कहाँ से, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब स्पेशल मेजोरिटी, समझ गया। और इस रिजोल्यूशन में क्या लिखा रहेगा, इस रिजोल्यूशन में ये लिखा रहेगा, डिक्लेयरिंग दैट, क्या, कि भाई ये वाली जो सर्विसेज है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाली सर्विसेज को हम ऑल इंडिया सर्विस कैटेगराइज करें, क्योंकि हम तो इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, समझा क्या, कौन क्रिएट करेगा, पार्लियामेंट क्रिएट करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इट इज़ इन दी नेशनल इंटरेस्ट, समझ में गया। मान लो कोई नई सर्विसेज लग रहा है कि भाई ये सर्विसेज है जिसको हमको क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना चाहिए,
तो राज्यसभा पहले देखेगी कि भाई हाँ ये ठीक बन रहा है, इसको हम वो कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का दर्जा देना चाहिए। तो फिर उसका केस में क्या बोलेगी, इसको लगेगा कि भाई हाँ ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, तो हम चाहते हैं इस पर नियम कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। तो पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन पास करके उसने पावर दे दी, ठीक है ना। और अब कौन क्रिएट करेगा ऑल इंडिया सर्विसेज, वो क्रिएट करेगा पार्लियामेंट। समझ में आ गई बात भाई। पार्लियामेंट तो क्रिएट करेगी बट उसके पहले कंडीशन अटैच है, जब ये रिजोल्यूशन पास कर देगी, ये रिजोल्यूशन अगर पास हो गया तो फिर हम पार्लियामेंट इस केस में फिर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है। समझ में आ गया। अब ये पावर क्यों दी गई है राज्यसभा को, ताकि ये क्या करे, स्टेट का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। दिस पावर इज गिवन टू राज्यसभा टू प्रोटेक्ट स्टेट्स इंटरेस्ट। क्योंकि बताओ ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ यूनियन के लिए काम करती है क्या, नहीं, स्टेट का भी काम करती है। तो स्टेट का भी इंटरेस्ट जुड़ा है कि नहीं, हाँ जुड़ा है। और स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करती है, राज्यसभा करती है। नाम में ही लिखा है राज्यसभा, है ना, मतलब प्रोटेक्शन करेगी स्टेट के इंटरेस्ट को। तो भाई इसीलिए राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि आप बताओ कि आपको कैसा लगता है, ये मामला ऑल इंडिया सर्विसेज के लायक है कि नहीं। समझ में आ गया। तो ये पावर क्यों दी गई है राज्यसभा को, ताकि वो स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। जब वो स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी तो वो क्या प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट्स फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को ये बनाए के रखती है। समझ में आ गया। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको क्या कर रही है, प्रिजर्व कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर है ये बात। बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है क्या, हाँ पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। काहे के लिए अभी देखेंगे। पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, एट प्रेजेंट कोई लॉ है क्या ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, हाँ पर कैन रेगुलेट ऐसा लिखा है। देखो सेकेंड पॉइंट उसमें क्या लिखा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। काहे को रेगुलेट कर सकती है, एक तो मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट, और दूसरा आपको क्या बताया था कि सर्विस कंडीशन। काहे का, ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका क्या कर सकती है, रिक्रूटमेंट को भी रेगुलेट कर सकती है, सर्विस कंडीशन को भी रेगुलेट कर सकती है। इसको हमने समझ ही लिया था, रिक्रूटमेंट में क्या चीज़ आते हैं क्या चीज़ नहीं आते, ये सब हमने देख लिया था। सर्विस कंडीशन में क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखो तो क्या इसके लिए कोई लॉ बना दिया है क्या, हाँ पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया है, पास्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत वो ये सब कुछ रेगुलेट करती है। समझा क्या, पार्लियामेंट को ये पावर थी ना रेगुलेट करने की, तो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के पास पावर भी है नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की, वो भी हमने देख लिया। वो क्रिएशन है। देखो पार्लियामेंट के पास दो पावर बता रहा हूँ, क्रिएशन भी और रेगुलेशन भी। किसका, ऑल इंडिया सर्विसेज का। ये दिमाग में बात रख लो अपने। नई क्रिएट करना है तो भी कौन करेगा, पार्लियामेंट, लेकिन इसके लिए राज्यसभा रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए राज्यसभा का रिजोल्यूशन है, ये हमने देख लिया। रेगुलेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमको राज्यसभा का जो भी रिजोल्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि आप रेगुलेट करोगे। समझा क्या। और उसके लिए एक लॉ बना दिया गया है। एट प्रेजेंट कितने हैं ये हमने देख लिया था ना, एट प्रेजेंट कितने को रेगुलेट करती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। समझा क्या, ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज है। समझा क्या, इनका रेगुलेशन ऐसे होता है, ठीक, पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब समझो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 312 के तहत हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक, ठीक है ना। आफ्टर अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा,
कैसे? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, अब मान लो जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज बना दिए, अब ऑल इंडिया सर्विसेज जब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मान लो कि एक ऑल इंडिया, ये 3 तो थे, IAS है, IPS है, IFOS है, मान लो चौथा हमको लग रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना देना चाहिए। ये एट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हमने क्या करा, इस्टेब्लिश किया। तो भाई ये जो इस्टेब्लिश करेंगे, ये बोल रहा है इस आर्टिकल में 312 में ये लिखा है कि इसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये अमेंडमेंट अंडर 368 है, क्योंकि 368 के तहत अगर समझ लिया जाएगा तो फिर इसमें याद करो कौन सा लग जाएगा, वो वाला 368 का कैटेगरी 1 वाली जो मेजोरिटी बताया था, है ना, वो सब लग जाएगी। वो बहुत कठिन मेजोरिटी होती है, तो फिर तो बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या बोल रहा है ये जो स्टेब्लिश होगी उसको ये नहीं समझा जाएगा कि आर्टिकल 368 के तहत बनाई जा रही, समझे, मतलब अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज is not to be deemed as an amendment under article 368। ये बोल रहा है कि भाई ये भी जो भी अमेंडमेंट हम करेंगे वो 368 के तहत नहीं कर रहे हैं, 312 के तहत कर रहे हैं। और 312 के तहत इजी थोड़ा सा पड़ जाता है, 368 के तहत बहुत डिफिकल्ट मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी तो ये भी है, स्पेशल ये भी है, बट यहाँ पर स्पेशल के साथ साथ ये सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग रह जाता है। वहाँ पर देखो क्या क्या हो जाता है ना, कि भाई एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का बेंचमार्क भी होता है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना कि भाई कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 368 के तहत उसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, समझा रहे ना। नहीं तो 368 के तहत अगर आप समझ लोगे तो देखो ये फेडरल स्ट्रक्चर से भी तो डील कर रहा है, तो फिर 50% स्टेट का रेटिफिकेशन भी मांगना पड़ जाएगा, लेकिन ये सब की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। अब आगे समझो एक चीज और, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट होगी ना, ये डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट नहीं होती है, ये याद रखना। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज की जितनी इक्वल पोस्ट होती है ना, उससे वही पोस्ट होगी ये भी, मतलब उससे नीचे नहीं क्रिएट की जाएगी। ऐसी कोई भी जो ऑल इंडिया जुडिशियल पोस्ट, मान लो कि कल को ऑल इंडिया जुडिशियल पोस्ट बना रहे हैं हम, तो क्या वो उसकी रैंक कहाँ से चालू होगी, तो उसकी होती है एक डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर की ही बनाएंगे हम, समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूँ। शुड नॉट बी लेस देन डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट, समझ में। एक जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है वही उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर की ही पोस्ट हम ऑल इंडिया सर्विसेज में रखते हैं, उससे नीचे की पोस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, ठीक। रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस या फिर कैडर सर्विस। कैडर सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, तो पहला जो भी अपन ने क्रिटिसिज्म देखा था, तो सबसे पहले वो क्रिटिसिज्म को आप रिवर्स कर दो। ये एक अप्रोच बता दे रहा हूँ आपको, क्या करना है, जो जो आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा है उसको रिवर्स कर दो आप, उसी के आधार आप पॉइंट बना लो। रिवर्स दी क्रिटिसिज्म, इतने सारे क्रिटिसिज्म पढ़े थे हमने, उनका बेस बना करके आप सजेशन लिख सकते हो। दूसरा, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई उनका ट्रेनिंग की दिक्कत आती है। ट्रेनिंग मस्ट बी अप टू डेट, समझ में। अप टू डेट मतलब जो भी ट्रेनिंग हो वो लेटेस्ट ट्रेनिंग हो, जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनको जो भी होगा उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, समझ में क्या। ठीक, क्या करना है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, उनका जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिंग, इसको यूज करना चाहिए, यूज एज पैरामीटर फॉर देयर प्रमोशन। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी की है, समझ में क्या, आप ट्रेंड हो अगर,
तो फिर भाई आपको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अंडर ट्रेंड हो तो वो सब में आपको प्रमोशन वगैरह नहीं करने देना चाहिए। समझ में आ गया? ये नेक्स्ट रिफॉर्म्स है सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, देखो समझो यहाँ। एट प्रेजेंट कौन ट्रांसफर वगैरह करते हैं, मिनिस्टर्स के हाथ में होता है ना। एट प्रेजेंट जो भी ट्रांसफर वगैरह करना है वो सब किसके हाथ में होता है, मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। तो वो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो मिनिस्टर की चापलूसी करने लगते हैं। तो ये एक सजेशन बोला जा रहा है कि भाई एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए। समझ में आ गया? ये एक देयर शुड बी अ सिविल सर्विसेज बोर्ड। काहे के लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी होना चाहिए और सेंट्रल लेवल पर भी। ये लोग क्या देखेंगे, ये लोग देखेंगे टू लुक आफ्टर, किस चीज को, ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करनी है कहीं पर, प्रमोशंस करना है, काहे का, ऑल इंडिया सर्वेंट का, ठीक है ना। ताकि अगर ये सब एक सिविल सर्विसेज बोर्ड के पास होगा तो इससे क्या होगा, ये सब चीज अगर एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होगा तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आएगी। टू अचीव पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहेंगे सिविल सर्वेंट, किसी भी मंत्री या किसी भी पार्टी के तरफ इंक्लाइन नहीं रहेंगे, अच्छे से काम वगैरह करेंगे। समझा क्या? तो ये याद रखना, चौथा सजेशन। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला? ठीक है, छठवां पॉइंट है ये। अभी देखो, अभी क्या होता है, अभी एक एसीआर होती है, एसीआर रिपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये एसीआर रिपोर्ट आपके जो आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है। ये क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये इवेल्युएशन कौन करता है भाई, सीनियर, जो सीनियर आईएएस होंगे वो करते हैं। वो एक्चुअली में करते क्या है कि भाई ये एक रिपोर्ट होती है, मान लो आप उनके अंडर में काम कर रहे हो, आप उनकी चापलूसी वगैरह अच्छा सब कुछ करो, उनके लिए फेवर में काम करो तो अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे देते हैं, है ना, गुड रिमार्क्स। ऐसा क्या हो जाएगा, गुड रिमार्क्स हो जाता है। लेकिन ये गुड रिमार्क्स इसमें ये लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते हैं क्या, परफॉर्मेंस आपका इग्नोर क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस आपका क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये एसीआर रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही है, ऐसा देखा गया। समझा गया भाई, जो मर्जी आगे आप ही को दे देते कि लो आप ही भर लो, कैसे भरना है, सब में गुड 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 गुड, सब में अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे समझ में नहीं आता ना कि भाई उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक रिफॉर्म ये है कि भाई ये जो ये होता है एसीआर रिपोर्ट, ये थोड़ा सा साइंटिफिकली हो, ऑब्जेक्टिव हो, ताकि ये जो ये वाला सिस्टम चल रहा है जिसमें यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ज़्यादा आ गई ना, डिस्क्रिशनरी ज़्यादा है, डिस्क्रिशनरी हाई है, ये सब कम हो जाए। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए हमको, हमको करना चाहिए साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है ना, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव वे पर हमको ये जो भी परफॉर्मेंस है उसका चेक करना चाहिए, और जो भी इसमें एसीआर रिपोर्ट में जो भी कमियां हैं, है ना, इसके जो भी लूप्स होल्स हैं उसको सही करना चाहिए, मस्ट बी प्लग्ड। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट हो सातवां आठवां देख लेना आप, यहाँ पे समझना क्या बोल रहा हूँ। एक तरफ है स्पेशलिस्ट सर्विस, एक तरफ है जनरलिस्ट सर्विस। ठीक,
जो आईएएस होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरलिस्ट हैं। लेकिन जो आईआरएस वगैरह देखते हो आप, आईआरटीएस देखते हो आप, ठीक है ना, आईईएस देखते हो, ये सब देखो, ये रेलवे, ठीक है ना, ठीक है, ये देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब मान लो कि भाई आई फॉरेन सर्विस ले लेते हैं, आईएफएस, ये सब क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, ये स्पेशलिस्ट के साथ साथ ये ट्रेंड भी हैं, ठीक है ना, काहे में, अपने अपने डोमेन में, इन देयर डोमेन, ठीक है। क्यों क्यों स्पेशलिस्ट है, क्योंकि ये एक एरिया में कम करते हैं, है ना। वर्क एक्सपीरियंस कहाँ है इनका, इज इन वन एरिया, है ना। जैसे कि अभी देखा ना, डिप्लोमेसी होगा, आईआरएस करेगा तो डिप्लोमेसी में काम करता है। रेलवे वाला, अरे ये रेलवे वाला हो गया, ये आपका ये रेवेन्यू हो गया, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया आपका, रेवेन्यू सर्विस। तो ये रेवेन्यू में इसको एक्सपर्टाइज आ गया, इसको इंजीनियरिंग में आ गया, इसको फॉरेन में आ गया, तो ये स्पेशलिस्ट भी होते हैं, समझ में आ गया, प्लस ये ट्रेंड होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी आती है ना, इनकी एफिशिएंसी देखोगे तो इनमें कमी नहीं रहती कभी भी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं ये लोग। लेकिन जनरलिस्ट है, तो इसमें जनरलिस्ट है मतलब जनरल है, ये जनरलिस्ट है। जनरलिस्ट किसको बोलते हैं, ये एक फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सारे फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये सब चीज के थोड़े थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इनको किसी भी डोमेन में रख दिया जाता है, हेंस कैन बी पुट इन एवरी डोमेन, ठीक। अब क्या होता है, लेकिन इनके पास लिटिल नॉलेज है, और लिटिल नॉलेज कैसा होता है, डेंजरस होता है। कैसे डेंजरस होता है, जैसे कि मान लो भाई एक आईएएस को हमने वहां का बना दिया, कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कुछ सेक्रेटरी वगैरह बना दिया, एटॉमिक एनर्जी का। अब जो साइंटिस्ट लोग होंगे, साइंटिस्ट लोगों को तो पता है ना कि भाई ये एटम, न्यूक्लियस, ये सब कैसे काम करते हैं, इसका क्या कॉज कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। एक आईएएस को उतना ज्यादा डिटेल में पता नहीं रहेगा। अब सोचो वो उसको मैनेज करेगा तो क्या उतने उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होगा कि भाई एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, समझा क्या। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि भाई इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, लगभग सारे सर्विसेज को, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होते हैं, उनका हेड किसको बना दिया है, आईएएस को बना दिया है, समझा गया। क्योंकि आईएएस क्या होता है, जब सब कुछ जानते हैं तो कोऑपरेट कर लेते हैं, बस ये चीज अच्छी रहती है। बट स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता, एक्सपर्टीज नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होता तो अपने ही डिपार्टमेंट में उनका बेटर तरीके से एफिशिएंसी नहीं आ पाती। इसलिए क्या हो रहा है, इसको बोला जाता है कि भाई आईएएस है, जहां जहां अगर स्पेशलिस्ट डोमेन चाहिए तो वहां वहां हमको क्या कर देना चाहिए, स्पेशलिस्ट सर्विसेज, मतलब जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को हेड करने देना चाहिए। और जहां जहां जरूरत नहीं होती एक्सपर्टीज की, तो वहां पर हम आईएएस वगैरह को रख सकते हैं। ये एक रिफॉर्म की पहल है, समझा क्या, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आज क्यों जरूरत है ये, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझो। आजकल टुडे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, एटॉमिक डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए फिर हमको, हमने क्या बोला अभी आपसे कि भाई हमको क्या करना चाहिए कि जो जरूरत है, समझना क्या, जैसे कि मान लो कि कुछ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यहाँ पे लेते हैं, डिपार्टमेंट यहाँ पे लेते हैं, ये डिपार्टमेंट रिक्वायर्स माइक्रो नॉलेज, छोटे से छोटी चीजें इनको पता हो गई, समझना क्या, ठीक है ना। और यहाँ पर रिक्वायर्स मैक्रो नॉलेज, कि ऊपर ऊपर से अगर हमको पता चल जाए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए,
इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल रहा हूं, डू नॉट रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज। तो इसको आप क्या कर दो, इसमें आप पुट कैन बी पुट अंडर, इसको आप जनरलिस्ट के अंदर डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। लेकिन यहां पर जहां पर हमको माइक्रो नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वहां पर हमको क्या स्पेशलिस्ट को रखना चाहिए। ये एक रिफॉर्म चाहिए हमको अपने सिविल सर्विसेज, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि लेटरल एंट्री को प्रमोट करना चाहिए, 8वां 9वां जो भी पॉइंट्स, ठीक है ना। लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री शुड बी प्रमोटेड, शुड बी प्रमोटेड। इसका मतलब क्या है लेटरल एंट्री, देखो ये है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जैसे इसमें टीसीएस काम कर रही है, इन्फोसिस काम कर रही है, समझा क्या, ये सब प्राइवेट सेक्टर हो गए। ये है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इनके भी एक्सपर्ट्स होंगे, हाँ इनके भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक। अब इनके भी एक्सपर्ट्स हैं, समझ में, जैसे कि यहाँ पर सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, एक समय बाद वो एक्सपर्ट हो ही जाते हैं सेक्रेटरीज वगैरह। तो अब यहाँ पर हम कैसे बनते हैं, यूपीएससी का एग्जाम निकाला और ये अपन जा करके क्या होते हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पे बन रहे हैं। यहाँ पर आप अभी एसडीएम हो, एसडीएम से सेक्रेटरी तक आप पहुंचे, तो ये क्या होगा, ये तो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल एंट्री हो रही है, आप वर्टिकल एंट्री, ठीक है ना। अब लेटरल एंट्री क्या है, यहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको अगर हम यहाँ पर ले आए सेक्रेटरी लेवल पर, क्योंकि भाई इनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना, नॉलेज ऑफ जो भी इनका सेक्टर है। जैसे कि मान लो कि भाई मोबाइल सेक्टर पे भाई इनको बहुत नॉलेज होगा ना, जो सैमसंग और इनमें काम करते हैं, ठीक है। और जो मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक वगैरह में इतनी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं, उनके बारे में मार्केट के क्या डिमांड सप्लाई है, क्या है, सब कुछ के बारे में उनको खूब नॉलेज रहता है, खूब एक्सपर्टाइज रहता है। वहीं पर हम गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है तो प्राइवेट सेक्टर का सोच करके बनाती है, पर उनके पास ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स नहीं होते। तो ये बोला जाता है कि कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पर, लेकिन ये नीचे लेवल पर नहीं, समझा रहे ना, ये जो फील्ड लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ, फील्ड लेवल पर नहीं रखा जाता उनको, बात हो रही है ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबव लेवल पे, मतलब सेक्रेटरी लेवल पर उनकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भाई यहाँ की जो एक्सपर्टाइज थी, है ना, एक्सपर्टाइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, वो कहाँ पे आएगी, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में। प्लस इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अगर आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। प्लस वो रिसोर्स को, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करता है, कम रिसोर्स से ज़्यादा आउटपुट लेने का कोशिश करता है। जब ये सब, अगर ये सब मतलब ये गवर्न कैसे होते हैं, ये गवर्न होते हैं कॉर्पोरेट स्टाइल से, कॉर्पोरेट स्टाइल से। और ये कॉर्पोरेट स्टाइल कहाँ पे आएगी, ये आएगी हमारी पब्लिक सेक्टर में। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, समझना क्या। तो इसीलिए बोला जाता है लेटरल एंट्री को जहाँ जहाँ जरूरत है उसको हमको प्रमोट करना चाहिए, समझना क्या। तो ये एक सजेशन है। प्लस लेटरल एंट्री सेपरेट एक टॉपिक है आपका मेंस में, समझ में आ गया ना। इसको आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो सेपरेट हमको स्टडी करना है, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, बोलो यहां तक क्लियर है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, लास्ट पॉइंट है ये आपका, लास्ट पॉइंट में ये बोल रहा हूँ कि जो स्टेट सर्विसेज वाले जो सर्वेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो प्रमोशन होता है ना, वो बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। स्लो प्लस लेट होता है, बहुत साल सर्विस करने के बाद उनका प्रमोशन होता है, और फिर एक बार प्रमोशन हुआ तो फिर अगले प्रमोशन में बहुत टाइम लगता है। स्लो और लेट सर्विसेज कहाँ पे, ऑल इंडिया सर्विसेज में। अभी आप एसडीएम हो, बाद में आप डीएम बनोगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ही बहुत समय लग जाता है, समझा गया।
तो ये एक सजेशन क्या बोल रहा है, ये बोलते हैं कि ये मेंबर्स होते हैं ना, इनका क्या होना चाहिए, अर्ली प्रमोशन हो। अर्ली प्रमोशन, अर्ली प्रमोशन से क्या होगा, अर्ली प्रमोशन से क्या होगा, इनको बेटर ट्रेनिंग मिल जाएगी अर्ली स्टेज में ही। अर्ली प्रमोशन में अर्ली ट्रेनिंग ही मिल जाएगी इनको। अर्ली ट्रेनिंग के साथ साथ ये क्या होगा भाई, ये एक रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन में, हेंस दे विल प्ले रोल इन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हो ना, स्ट्रेंथन कर देना, रीइंफोर्समेंट फॉर गुड वर्क्स। इसके अलावा इनको ये भी बोला जा रहा है, देखो इसके अलावा इसके साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि अब जब इनको हम क्या कर रहे हैं, देखो मान लो ये एमपीपीएससी से आया है ये, ठीक है, अब धीरे धीरे करके इसका जल्दी से प्रमोशन होगा, और स्लो नहीं, स्पीड प्रमोशन होगा, जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, तो ये एक ऑल इंडिया विजन अचीव कर लेगा कुछ समय में। ऑल इंडिया विजन ये इस पर आएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ट्रेनिंग मिल रही है उसको अर्ली स्टेज में, उसका जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो इस केस में क्या हो सकता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमको इसको सिर्फ एमपी के लिए ही काम करने में नहीं रखना है, हमको डिफरेंट कैडर में भी इनको भेजना चाहिए, समझा क्या, मतलब इनको क्या करना चाहिए, मस्ट बी गिवन अ डिफरेंट कैडर, ताकि ये उस कैडर से भी कुछ सीख सके, समझा क्या, सो दैट दे कैन गेट एक्सपीरियंस, उनको डिफरेंट एरियाज में एक्सपीरियंस मिले। और ऐसा अगर होगा तो भाई, अगर ऐसा होगा तो इसके कारण क्या होगा, ऑल इंडिया विजन मिल जाएगा अपन को, डेवलप्स ऑल इंडिया विजन। क्लियर है ये बात। ये कुछ रिफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, ये रिफॉर्म्स आप एक बार फटाक से पूरा सारे रिफॉर्म्स एक बार देख लो, यही आपका जब भी क्वेश्चन आए कि क्या क्या रिफॉर्म जरूरत है तो ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, डायनामिक पॉइंट्स आपको करंट अफेयर से निकाल करके तैयार करते रहना है, समझा कि हर दिन कुछ ना कुछ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पर कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, वो सारे आर्टिकल्स को आपको उठाना है, क्लब करना है, सारे पॉइंट्स एक जगह कंसाइज करके रख लो, ताकि जैसा जैसा क्वेश्चन कैसा भी मोल्ड कर सकता है वो, फिर उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये तो जनरल पॉइंट्स है, मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके लिए आपको करंट में अप टू डेट रहना पड़ेगा, समझ में आ गया।